वेलकम टू इंटर चैनल BH टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th सोशल साइंस या बोले SST, उसका पार्ट थर्ड है हिस्ट्री। ठीक है ना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। एंड ये खंड सेकंड है, यानी ठीक है ना, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। सो फ्रेंड्स, हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताइए मैंने, एंड उसका बेसिक है वो सीखे। ठीक है ना। तो फ्रेंड, अगर मैं बताऊं आपको टॉपिक बाई टॉपिक, जैसे कि प्रत्येक टॉपिक को कवर करना है, जैसे कि ऐतिहासिक यात्राएं व सिल्क मार्ग, भोज्य पदार्थ की यात्रा, विजय, बीमारी एवं व्यापार। ठीक है ना, प्रत्येक टॉपिक कवर करना है। तो बहुत ज़्यादा लंबी, मतलब ज़्यादा ही इसमें लेक्चर आएंगे, समझ रहे हो ना, एक चैप्टर के 3-4 दिन लगेंगे। तो फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा समय नहीं है। अगर चाहते हो आपके प्रत्येक टॉपिक कवर करना हो तो आप कमेंट में बताइए ना। ठीक है। तो मैं तो अभी मोस्ट मोस्ट टॉपिक करा रहा हूँ इस वीडियो में, बताइए आपको। तो इसमें कुछ मोस्ट ज़्यादा है नहीं। ठीक है ना, तो हम चलते हैं अपनी हिस्ट्री है भैया। तो हिस्ट्री में सन सबसे पहले सन याद रखनी पड़ती। ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है। देखो, ये एक यूरोप के शक्तिशाली देशों ने सन 1885 में बर्लिन में हुई एक बैठक में अफ्रीका के नक्शे पर भुट्टे से लकीरें खींचकर उसे आपस में बांट लिया। ठीक है, कब खींची थी? 1885 में बर्लिन में हुई थी बैठक। ठीक है, और किसके नक्शे पर? अफ्रीका के नक्शे पर। ये ध्यान रखना है आपको। और एक इमोशन, 1890 के दशक में के अंतिम वर्षों में एक बीमारी फैली थी। ठीक है ना, उस बीमारी को क्या कहते हैं? ये इसमें बीमारी नहीं था यार, उस बीमारी को रिंडर पेस्ट कहते हैं। देखो ये रही, अफ्रीका में 1890 ईस्वी के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी होती ही फैली, जो कि पशुओं में फैलती थी। ठीक है, उसके पशु ज़्यादातर शिकार हो जाते थे। मतलब कि अफ्रीका में 90% पशु थे वो इस बीमारी के शिकार हो गए, मर गए थे। ओके, अब फ्रेंड्स हम आते हैं इधर। आपकी जो महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटना है, मैंने बताइए हिस्ट्री सबसे मोस्ट है। कौन सी सन क्या घटित हुआ, किसने कहाँ पर घटित हुई, ये सभी आपको जाननी आवश्यक है। तो पहली तिथि आपकी 1840 ईस्वी में। ठीक है ना, यानी 1840 ईस्वी में, यानी के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आयरलैंड में आलू की फसल खराब हो गई, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। ठीक है ना, आयरलैंड में आलू की फसल खराब, कहाँ पर? आयरलैंड में। किसकी फसल? आलू की। ध्यान रखना। अब है 1870, यानी 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। 1885 में 1885 में यूरोप में के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के मानचित्र पर ये नक्शे पर, ठीक है, सीधी लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया गया। ये हाल बताया था मैंने, वही है। अब है 1890 में, ये क्या है? 1890 के दशक के अंतिम वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक शक्ति बन गया था। ठीक है, अब 1890 में ये क्या? रेंडर पेस्ट। ठीक है ना, अफ्रीका में पशुओं में रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी फैली। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, और इसका अंत कब हुआ था ये आप कमेंट बताएं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? अब 1920 ईस्वी के दशक में आयात एवं निर्यात क्षेत्र में आय उछाल में से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। अब 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत। ठीक है, एंड 1944 अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्व रोजगार बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति हुई। ठीक है, और ये जो मौद्रिक है, ये वित्तीय सम्मेलन है, यानी जो विश्व बैंक है ना, उसने 1947 में काम करना शुरू किया। ठीक है, औपचारिक रूप से विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स, आपको मैं साथ ही बता दूं, ये तो है ना ब्रिटेन वुड्स, तो ब्रिटेन वुड अमेरिका में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कई बार आ गया है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में। ये ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश में स्थित है? तो अब बहुत से लोग बच्चे करते हैं ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, नहीं करना है, कहाँ करना है? अमेरिका में। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, प्रमुख जो शब्दावली है इसकी, उन्हें देखते हैं। पहली है कौड़ियाँ। प्राचीन काल में पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के कहते हैं कौड़ियाँ कहते हैं। ठीक है। सेकंड है सिल्क रूट, इन्हें हम रेशम मार्ग कहते हैं। ये इस प्रकार के मार्ग थे जो केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। ऐसे मार्ग
ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे। थर्ड जो है वो कॉर्न लॉ। देखो जो कानून ब्रिटेन सरकार की, अरे सॉरी, थर्ड है कॉर्न लॉ। जो कानून ब्रिटेन की सरकार को मक्का का आयात करने से प्रतिबंध करते थे उन्हें कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता था। देखो मतलब कि ब्रिटेन सरकार थी, उन्होंने कॉर्न लॉ, सॉरी कॉर्न था ना मक्का, उनके आयात पर रोक लगा दी। जिन कानून के सारे उन्होंने ये रोक लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहते हैं, ठीक है ना, आ गया समझ में। एंड ये फोर है क्रिमिटी मजदूर। ऐसे अनुबंधित मजदूर बंधुआ मजदूर जिन्हें मालिक एक निश्चित समयावधि के लिए काम करने की शर्त पर किसी भी नए देश में नियुक्त करते थे, क्रिमिटी मजदूर कहलाते थे। एंड फ्रेंड ये वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, वीटो। वीटो क्या है, देखो देखो निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव के निरस्त करने का आधार बन जाती है, ठीक है ना। एंड सिक्स है आपका आयात शुल्क। किसी भी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला शुल्क, यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से यह वस्तु देश में आती है, यानी सीमा पर, हवाई अड्डे पर अथवा बंदरगाह, ठीक है ना, उसे आयात शुल्क कहते हैं। एंड सेवन है विनिमय दर। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाता है। आठवां है स्थिर विनिमय दर। जब विनिमय दर स्थिर होती है तब उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो उस विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। एंड नाइन जो है वह है लचीली विनिमय दर। देख रहे हो विनिमय दर किसे कहते हैं, फिर स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर, तीनों मोस्ट है। इसे परिवर्तनशील विनिमय दर भी कहते हैं। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न वस्तुओं की मांग या आपूर्ति का दर पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती हैं, मतलब ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है, वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार है। ये 10 है उदारीकरण। देखो सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आयात पर जो प्रतिबंध लगाते हैं ना, उसी प्रतिबंध को हटा देते हैं हम, तो उसे उदारीकरण कहते हैं, ठीक है, समझ यहाँ तक। एंड 11 है बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक साथ अनेक देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे बहुराष्ट्रीय निगम भी कहते हैं, ठीक है। और 12 है विश्व बैंक। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों को विकास के उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। 13 है असेंबली लाइन उत्पादन। यह एक प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनीय भागों यानी पुर्जों को जोड़कर वस्तु को अंतिम रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है। 14 है वाणिज्य अधिशेष। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें निर्यातों का मूल्य आयातों से अधिक होता है। अब वैश्वीकरण। देखो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं की अर्थव्यवस्था को विश्व समुदाय के साथ जोड़ना। वैश्वीकरण यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और क्रेताओं, प्रौद्योगिक पूंजी तथा श्रम का इनके मध्य प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया इसका बेसिक। एंड कल आएंगे हमें तो इसका लेक्चर सेकंड आने वाला है, उसमें चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। एंड अभी बता दूँ आपको जो NCERT के प्रश्न है ना, वो तो 102%, 100% आपको NCERT के प्रश्न सभी करने हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेट करते हैं चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नहीं मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।